You're watching The Optimist, your place to grow, learn, and stay inspired. If you enjoy the vibe, do not forget to like, share, and subscribe. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर डेवलपमेंट के पार्ट 5 में। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ कंपैरिजन भी हम करेंगे स्टेट्स में अलग अलग, और कंट्रीज के बीच में भी कंपैरिजन करेंगे। बट इस कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, कैसे किया जाता है, वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसकी फर्स्ट सब हेडिंग है डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये हमने अभी तक जितने भी वीडियोस 4 वीडियोस में देखा, तो बार बार ये चीज़ हमने एम्फसाइज की है कि डेवलपमेंट की जो मीनिंग होती है वो अलग अलग लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बट स्टिल वी ऑफन हियर सम कंट्रीज बीइंग कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो कह रहे हैं हमने ये समझा कि डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है, अलग अलग उसके मायने होते हैं। बट फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कुछ कंट्रीज को हम लोग डेवलप्ड कहते हैं जैसे यूएसए वगैरह, कुछ को हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और कुछ कंट्रीज जिनको हम डेवलपिंग कहते हैं जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जब हम ये कह रहे हैं एक तरफ कि सबके लिए डेवलपमेंट का जो की मीनिंग है वो अलग अलग है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई डेवलप्ड है, कोई अंडर डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है। ठीक है, तो तो सेकंड पॉइंट इसकी बात करता है। सेकंड पॉइंट है द नीड फॉर कंपैरिजन। तो जरूरत क्या पड़ गई कंपैरिजन करने की। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड वी नीड अ कॉमन बेसिस फॉर कंपैरिजन। कह रहे हैं कि ये देखने के लिए कि कौन सी कंट्री मोर डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड है, हमें एक कॉमन बेसिस चाहिए कंपैरिजन के लिए। अब जैसे अगर आप दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हो उनकी इंटेलिजेंस के लिए, और खासकर इंटेलिजेंस इन मैथ सब्जेक्ट, तो आप उन दोनों के मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स देखोगे, मैथ सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बच्चे की बोलोगे कि मैथ्स बहुत अच्छी है लेकिन दूसरे वाले की हाइट ज़्यादा है तो दूसरा वाला बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये कोई वेग सी बात हो जाएगी। कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है, लाइक क्वांटिटीज़ में होता है। तो जब हम किसी दो कंट्री को कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ कॉमन बेसिस देखने पड़ेंगे, कुछ कॉमन पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कंपैरिजन के लिए। जैसे कुछ कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पॉपुलेशन कम होगी वो लोग ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अच्छे से करेंगे, बट चांसेस हैं कि ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे। तो हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए कुछ बेसिक कॉमन कॉमन मतलब एक जैसे पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है कि व्हेन वी कंपेयर स्टूडेंट्स इन अ क्लास वी कैन कंपेयर देम ऑन बाय हाइट, मार्क्स, टैलेंट्स और फ्रेंडलीनेस डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। तो कह रहे हैं जैसे हम क्लास में बच्चों को अगर कंपेयर करें तो जैसे मान लो हम उनको हाइट के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा हाइट किसकी, सबसे कम हाइट किसकी है। मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हैं, मार्क्स किसके ज़्यादा किसके कम। टैलेंट्स, कौन सिंगिंग करता है, कौन डांसिंग करता है। ठीक है, या फ्रेंडलीनेस, कुछ बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कुछ क्वाइट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन पर्पस, किस काम से आप कंपेरिजन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम पैरामीटर ढूंढते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चे के मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं उस बच्चे से जो डांस अच्छा करता है, तो ये कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज़ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं आप, अलग अलग चीज़ों पे कंपैरिजन कर रहे हैं। एक के मैथ्स के मार्क्स हैं और एक का टैलेंट है डांस का। सिमिलरली टू कंपेयर कंट्रीज वी मस्ट चूज अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो कह रहे हैं कि इसी तरह जब हम बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि बच्चों के किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंपेयर करते हैं जैसे हाइट, वेट, टैलेंट, मार्क्स, इसी तरह कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ मापदंड, पैरामीटर्स चूज करने पड़ेंगे। इसी के साथ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, चूजिंग द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। Just as we use marks to compare academic performance, economists use income to compare countries। तो कह रहे हैं जैसे जब बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है स्टूडेंट्स का, तो बेसिक जो चीज़ है जिसके बेसिस पर कंपेयर किया जाता है वो है उनके मार्क्स, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। भाई रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो हम कंपेयर करते हैं भाई इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, नहीं ज़्यादा होशियार बच्चा है, भले दूसरा बच्चा बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा हो, लेकिन एक बेसिक जो हमारा कंपैरिजन का पैरामीटर है वो मार्क्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो कंट्रीज़ को उनकी इनकम के आधार पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनकम मतलब कितनी उनकी कमाई है। अब वो ये कमाई प्योर सेंस में कमाई वर्ड की तरह यूज़ नहीं किया गया, इसको हम आगे समझते हैं ध्यान से। इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि इनकम डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस याद रखना, यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द मोस्ट नहीं लिखा हुआ है।
यानी और भी पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट को देखने के, कंट्रीज को कंपेयर करने के, लेकिन जो सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपैरिजन का वो है आपका इनकम। ठीक है, इस बात पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चीज आती है लॉजिक। क्या है इस बात के पीछे कि इनकम क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? तो लॉजिक ये रहा जो इस ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, मोर इनकम मीन्स मोर रिसोर्सेज। मोर इनकम मतलब ज्यादा रिसोर्स। भाई आपके पास ज्यादा इनकम के सोर्स हैं, ज्यादा इनकम है आपकी, तो आप ज्यादा रिसोर्सेज का भोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन ज्यादा रिसोर्सेज की मदद से आप अपनी लाइफ को क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो बेसिक लॉजिक यही है इनकम वाली बात के पीछे कि इनकम एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, कि भाई जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा आप उतनी ज्यादा चीजें, रिसोर्सेज अपने पास ला सकते हो, और जितने ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास होंगे उतनी आसानी और उतनी बेहतरी से आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे जो कि है इंपॉर्टेंट काफी, इसका नाम है टोटल इनकम वर्सेज एवरेज इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं एक प्लेन स्लाइड लाऊं। ठीक है, इसको यहाँ समझो, बस एक बार एक चीज समझ लो, एक लॉजिक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो एक ये कंट्री है, इसका नाम है ए, और ये कंट्री है जिसका नाम है बी। ए कंट्री में 1 2 3 4 5 6 लोग रहते हैं, बी कंट्री में केवल 2 लोग रहते हैं, या मान लो 3 लोग रहते हैं। ठीक है, अब हर एक इंडिविजुअल मान लेते हैं 10 रुपए कमाता है इस कंट्री में, तो कितने टोटल कंट्री की कमाई कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 10 रुपए कमा रहे हैं और 6 लोग हैं, तो 60 रुपीज इस कंट्री की टोटल इनकम हो गई। इस कंट्री में 3 लोग हैं, तीनों 10 10 रुपए कमाते हैं, तो इधर पे कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3, ये हो जाएगा 30। तो अगर हम सिर्फ टोटल इनकम देखें कंट्री ए की और कंट्री बी की, तो देखने में लग रहा है कि कंट्री ए ज्यादा है कंट्री बी से, लेकिन क्या सच में ऐसा सीन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखो इसमें 6 लोग भी तो हैं, और यहाँ पे बी है, बी में 3 लोग हैं, तो अगर देखा जाए तो पर पर्सन एक ही हिसाब पड़ रहा है, 10 10 रुपए पर पर्सन के पास आ रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसीलिए जो टोटल इनकम वाला कॉन्सेप्ट है कि हम पूरे देश की इनकम देख लें उससे कंपेयर करें, तो गलत है। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया की टोटल जो इकोनॉमी होगी वो ज्यादा होगी उन कंट्रीज से जिनकी पॉपुलेशन कम है। कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाएगा जो इंडिया से ऊपर है, तो हमको देखने में लगेगा अरे नहीं नहीं इंडिया तो ज्यादा आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में लोग भी ज्यादा है। तो टोटल इनकम मान लो डिवाइड कर दो उन सारे लोगों में, तो इंडिया काफी पीछे आपको दिखाई देगा। तो ये है कॉन्सेप्ट टोटल इनकम का, और इसीलिए आप देखोगे कि हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इस स्लाइड में थे, टोटल इनकम वर्सेस एवरेज इनकम। तो टोटल इनकम का मतलब क्या है? इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन अ कंट्री एडेड टुगेदर। जितने भी लोग हैं आपकी कंट्री में, आप सबकी इनकम को जोड़ दो, वो आपकी टोटल इनकम है। ठीक है, अभी इसी चीज में एक और चीज आप समझो, इसी एग्जांपल में मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं कि मान लो, एक सेकेंड, डिलीट, एक चीज मान लेते हैं कि इस कंट्री की मान लेते हैं टोटल इनकम 60 रुपए, और कैसे तैसे इसकी भी इनकम 60 रुपए। ठीक है, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मान लो फिलहाल के लिए कि इस कंट्री की टोटल इनकम 60 रुपए, इसकी टोटल इनकम 60 रुपए। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं दोनों कंट्री तो बराबर है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हो ये 20 कमाता हो, ये 20 कमाता हो, ये भी 20 कमाता हो, और ये तीनों कुछ ना कमाते हो। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि 20 40 और ये कुछ ना कमाता हो। तो टोटल इनकम से आपको ये नहीं पता चलता कि इंडिविजुअल लोग कितना कमाते हैं। हो सकता है कि एक ही आदमी 60 के 60 रुपए कमाता हो, बाकी कुछ ना कमाते हो। इसी तरह ये भी हो सकता है कि सारे लोग बराबर बराबर कमाते हो। तो टोटल इनकम का घाटा ये भी है, जैसे इसमें क्या बोला गया कि इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन अ कंट्री एडेड टुगेदर, इसको टोटल इनकम कहते हैं। लेकिन इस टोटल इनकम से आपको ये नहीं पता चलेगा कि हर एक बंदा कितना कमाता है। ठीक है, ये तो नहीं पता चला, हो सकता है कि एक करोड़पति आदमी वही सारा पैसा कमाता हो, बाकी लोग बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हो, लेकिन वो भी टोटल इनकम में काउंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा, बट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, सो कंपेयरिंग टोटल इनकम अलोन इज अनफेयर। तो टोटल इनकम से कंपैरिजन करना इसलिए गलत है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। तो एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बहुत चांसेस हैं कि उस कंट्री की टोटल इनकम ज्यादा ही होगी। अरे 10-10 करके भी अगर जोड़े जाएं इंडिया के लोगों के पैसे, तो इंडिया के जो पैसे हैं टोटल इनकम वो ज्यादा निकल आएगी बहुत सारी कंट्रीज से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ लगभग लोग हैं। ठीक है, तो ये है टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट। देयरफॉर वी यूज एवरेज इनकम।
तो अब टोटल इनकम का तो यूज़ कर नहीं सकते कंपैरिजन में, वो तो सही का तरीका नहीं कंपेयर करने का, तो हम लोग एवरेज इनकम का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, जिसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देखा जाता है कितनी इनकम है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको निकालने का, पर कैपिटा इनकम को। आप क्या करो, जितने टोटल इनकम है आपकी कंट्री को, आपकी कंट्री की जितनी इनकम है टोटल, उसको उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो टोटल इनकम 60 रुपये और आपकी पॉपुलेशन कितनी है 6। ये जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, मैं इस एग्जाम्पल का यूज़ कर रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें 60 रुपये टोटल इनकम और कितने लोग हैं 6, तो कितना आया 10 आया। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, कितनी कमाई है पूरे देश की 60 रुपये, लोग कितने हैं 3, यहाँ पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा आई इसकी, तो यानी जो बी कंट्री है वो ए से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक, फिर से जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। टोटल इनकम मतलब पूरे देश का जितना भी इनकम है उसको ऐड कर दो। पर कैपिटा इनकम का मतलब टोटल जो इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड करो कितने लोग हैं उससे, तो आपको एक एवरेज अमाउंट निकल के आएगा, एवरेज इनकम निकल के आएगी, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे, वाई एवरेज इनकम इज यूज। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि एवरेज इनकम का यूज क्यों किया जाता है कंपैरिजन में। एवरेज इनकम टेल्स अस हाउ मच इनकम ऑन एवरेज अ पर्सन अर्न्स इन अ कंट्री। तो एवरेज इनकम का यूज इसलिए भी किया जाता है कि इससे आपको एक रफली एस्टिमेट मिल जाता है कि पर पर्सन कितना लोग कमाते हैं उस कंट्री में, जो आपको बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा कि क्या कंट्री ए अच्छी है कंट्री बी अच्छी, मतलब जो भी कंट्री आप कंपेयर कर रहे हो या कई कंट्री कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो आपको एक अच्छे ढंग से बता सकती है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। दिस हेल्प्स अस कंपेयर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सिटीजन्स अक्रॉस कंट्रीज। तो पर पर्सन जब हम लोग निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कि कौन सी कंट्री के लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिकली। हाउएवर, एवरेज इनकम डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सम पीपल में अर्न अ लॉट मोर देन अदर्स। अगेन, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें पर कैपिटा इनकम 10 आई, इसमें पर कैपिटा इनकम 20 आई, लेकिन हमने ये भी तो देखा कि एक बंदा 40 कमा रहा है, एक 20 कमा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा। सिमिलरली यहाँ पे देखा कि एक 20 कमा रहा है, दूसरा 20 कमा रहा है, तीसरा 20 कमा रहा है, बाकी 3 कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। तो एवरेज इनकम भी आपको ये नहीं बता सकती कि कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। तो एक इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये एवरेज इनकम आपको नहीं बता सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टोटल इनकम का जो मेथड है वो सबसे पीछे आता है। ठीक, उससे थोड़ा सा अच्छा है एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट। ठीक, लेकिन एवरेज इनकम भी आपको बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता अबाउट अ कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है क्लासिफिकेशन बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, और वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है कंट्रीज को कंपैरिजन करने के लिए, और ये 2023 का डेटा है जिसके आधार पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे एक और आपका एमसीक्यू का आपको आंसर मिल जाएगा कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके आधार पर वो क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करते हैं कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए, यानी अलग अलग मतलब खांचे में रखने के लिए। जैसे सबसे ऊपर आती है हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, जिनको रिच कंट्रीज भी कहते हैं। ये ऐसी कंट्रीज है जिनमें पर कैपिटा इनकम $, 63,400 के बराबर या ज़्यादा हो। यानी जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम $63,400 है उन या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंट्रीज को रिच कंट्रीज कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक, देन जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो उन कंट्रीज को कहा जाता है जहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो $, 2,400 या उससे कम हो। ठीक, रिच कंट्रीज का पता चल गया, $, 63,400 या उससे ज़्यादा जो कमाते हैं वो रिच कंट्रीज या हाई अर्निंग इनकम कंट्रीज में आते हैं। लो इनकम कंट्रीज में वो कंट्रीज आती हैं जहां पे पर कैपिटा इनकम $, 2,400 या उससे कम है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया किस तरफ है? इंडिया कम्स अंडर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया ना तो हाई है ना तो लो है, ये बीच में कहीं है, ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है जहां पे पर कैपिटा इनकम लगभग 10,030 $, है पर ईयर। ये 2023 का डेटा है, एकदम लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, मतलब बहुत हाई भी नहीं बहुत लोअर भी नहीं,
और मिडिल भी नहीं, मिडिल से थोड़ा सा नीचे, यानी 10,030 यूएस डॉलर पर ईयर इसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया की। मोस्ट रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर वेरी स्मॉल नेशंस आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि बहुत सारी जो मोस्टली जो रिच कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, अब इसमें से इन्होंने मिडिल ईस्ट को हटा दिया है। मिडिल ईस्ट क्यों हटा, बल्कि जबकि आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट काफी रिच दिखाई देता है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट को क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि मिडिल ईस्ट बाकी पैरामीटर्स में सही नहीं है। आगे हम देखेंगे, हमने जो पीछे भी शायद पढ़ा था, बाकी पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के, जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज उन पैरामीटर्स पे थोड़ा पीछे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो इनकम का सोर्स है वो बहुत ही एक सोर्स है, तेल हो गया, कच्चा तेल, या रॉ, उसे क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। तो जैसे इनकी इनकम ना केवल एक सोर्स पे बेस्ड है, इसीलिए बहुत सारी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज उनको रिच कंट्रीज में नहीं माना जाता है, ठीक। इसके अलावा जो बहुत छोटे देश हैं उनका भी रिच कंट्रीज माना बनता नहीं, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है, तो वो इस रिच कंट्रीज की रेस में नहीं है। तो ऐसे देशों को डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो रिच कंट्रीज होती है। जैसे आपका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए एक रिच कंट्रीज में आती है और इसीलिए इसको डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं समरी की तरफ कि हमने अभी तक इस पूरे जितने भी स्लाइड्स देखे इसमें हमने क्या समझा। डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ये तो हमें पता ही है कि डिफरेंट जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट अलग अलग मीनिंग होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन बट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम, स्पेशली पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेजर। अब भाई कंट्री को आपको कंपेयर करना है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो अलग अलग उसकी मीनिंग होती है अलग अलग लोगों के लिए। तो हमें एक स्टैंडर्ड मेजर चाहिए, एक ऐसी स्टिक चाहिए, एक ऐसी यार्ड स्टिक चाहिए जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर कर पाए। और सबसे बेहतर जो तरीका हमको मिला वो किसका मिला? पर कैपिटा इनकम का, जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकें। हायर पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होगा? जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी कंट्री की, उतना ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम होगा उस कंट्री का। ये दिखाता है हायर पर कैपिटा इनकम अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आपकी कंट्री सामान्यतः ज़्यादा कमाती है, उसके लोग जो हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। येट इनकम अलोन डज नॉट टेल द होल स्टोरी। कह रहे हैं इनकम एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है, लेकिन सिर्फ इनकम एक अकेला पैरामीटर नहीं हो सकता। हमको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेंगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। सिर्फ इनकम से नहीं हो सकता। इनकम एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है, लेकिन सिर्फ इनकम एक पैरामीटर नहीं हो सकता डेवलपमेंट को नापने का या मेजर करने का। इसी के साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में आगे इसका जो आगे का पार्ट है उसको लेकर आएंगे, आगे का जो चैप्टर है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और ये फ्री एजुकेशन फॉर ऑल एक मेरा एक मोटो एक तरह से समझ लो इस चैनल के पीछे। कमाई होगी तब होगी जब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल एम ये है कि एक बेहतर एक्सप्लेनेशन, ईजी एक्सप्लेनेशन, आपकी भाषा में एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँचाई जाए। और आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.